हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास में पाठ 14 को आगे बढ़ाते हैं। ऊर्जा के स्रोत। कल मैंने समझाया था कि इसका क्या अर्थ है। ऊर्जा हमें आवश्यक है, बहुत सारे कार्य हमारे ऊर्जा से होते हैं। कल मैंने जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको जीवाश्म ईंधनों के बारे में बताया था। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन के कुछ उदाहरण भी दिए थे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। ये कैसे बने इनके बारे में मैंने आपको बताया कि जीवाश्म ईंधन जीवों के, पेड़ पौधों के मिट्टी में दब जाने के कारण बने। क्योंकि पृथ्वी पर कई बार भूस्खलन हुआ है, यानी भूकंप आए हैं या अन्य आपदाएं आई हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पेड़ पौधे हैं या अन्य जीव जंतु हैं वो मिट्टी के अंदर दब गए। जब वो मिट्टी के अंदर दब गए तो उनका अपघटन हुआ, और अपघटन होने के बाद वो हमारे ईंधनों में जो हमें आज प्राप्त होते हैं उनमें परिवर्तित हो गए। तो आज हम इन्हीं कुछ जीवाश्म ईंधनों के बारे में पढ़ते हैं। कोयला आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कोयला क्या होता है। कोयला एक बहुत ही परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। बहुत से लोग कोयले का प्रयोग करते हैं और ये फैक्ट्रियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोयला 3 प्रकार का होता है। भूरा कोयला, जिसमें 30% कार्बन होता है। दूसरा है बिटुमिन कोयला, इसमें 65% कार्बन होता है। और तीसरा है एंथ्रासाइट कोयला, इसमें लगभग 90% कार्बन उपस्थित होता है। और कार्बन होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जलता क्या है, जलता है कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये है दहन प्रक्रिया कोयले की, कि इसमें जो कार्बन होता है, अब जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और इसमें ऊष्मा निकलती है। इस प्रक्रिया में उतनी ही ऊष्मा में मिलेगी। तो इसका मतलब सबसे बेहतर कोयला जो है वो एंथ्रासाइट कोयला है। इसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं और कार्बन ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ये ज़्यादा ऊष्मा देता है। तो कोयले के बारे में हमने जाना। कोयला 3 प्रकार का है और कैसे बना ये भी मैंने आपको बताया कि जो पेड़ है, पेड़ जब भूस्खलन हुआ तो पौधे मिट्टी के नीचे दब गए, और जब उनका अपघटन हुआ तो वो परिवर्तित हो गए कोयले में। कोयला किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पहले पौधों के दब जाने के कारण जो बना है वही हमें प्राप्त हो रहा है। तो कोयला हमारे पास सीमित मात्रा में है, इसलिए कहा जाता है कि ये जीवाश्म ईंधन है, इनको अच्छे से उपयोग करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। कोयला जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन फिर बनेगा नहीं। उसे बनाने के लिए फिर लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। अगर बनाना है तो उसे दबाना पड़ेगा मिट्टी के नीचे, और फिर लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जब हमारे जो आगे की जनरेशन होगी, आगे की जो पीढ़ियाँ होंगी, उन्हें वो मिलेगा। तो समझ लीजिए कि कोयला बनाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत उपयोगी है। जितने भी हमारे जीवाश्म ईंधन है तो इनका हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। दूसरा जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो होता है एक काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है जो मिट्टी के अंदर से खोदकर निकाला जाता है। ठीक है, पेट्रोल और पेट्रोलियम 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। तो पेट्रोलियम क्या है? काले रंग का गाढ़ा द्रव है जो मिट्टी में से बहुत नीचे से बहुत नीचे खोदकर निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो बिल्कुल सेम वही जैसे कोयले का निर्माण हुआ है वैसे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। ये पेट्रोलियम सबसे पहले जाने की मिलता कहाँ है? आपने टीवी में कई बार देखा होगा कि जहाँ पेट्रोलियम की खुदाई होती है जनरली वो समुद्र में होती है, या उस जगह होती है जहाँ कभी समुद्र रहा हो। क्योंकि पृथ्वी पर कई बार निर्माण कार्य हो चुका है, समुद्र अपना स्थान उथल पुथल होती रहती है, तो कई बार समुद्र अपना स्थान बदल चुके हैं, या जहाँ है वो अब हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, समुद्र में क्या हुआ होगा जब उथल पुथल हुई होगी, ऐसा अनुमान है। और ये सबसे सटीक अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी भूस्खलन हुआ होगा समुद्र में तो जो समुद्री जंतु है वो भी मिट्टी के नीचे दब गए होंगे, और जब उनका अपघटन हुआ तो वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए, काले काले रंग के तेल।
ठीक है। तो ये पेट्रोलियम है, इसे खोदकर मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे घटक होते हैं। इसके अंदर पेट्रोल होता है, डीजल होता है, मिट्टी का तेल होता है, ग्रीस होता है, इसके अंदर मोम होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्हें अलग कैसे करते हैं, सिर्फ नाम याद रखना है कैसे अलग करेंगे। इसे अलग करते हैं प्रभाजी आसन से। प्रभाजी आसन आपने 9th क्लास में थोड़ा सा उसके बारे में जाना था, प्रभाजी आसन के बारे में। प्रभाजी आसन घटकों को अलग करने की एक विधि है, दो द्रवों को अलग करने की एक विधि है। 9th क्लास में एक बार फिर पढ़ लेना, और पहले या दूसरे पार्ट में है, शोधन वाले पार्ट में, वहाँ आप उसको पढ़ सकते हैं प्रभाजी आसन। तो ये जो पेट्रोलियम है इसमें बहुत सारे द्रव मिले हुए हैं, ठीक है, सारे कार्बनिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। उन द्रवों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसन का प्रयोग करते हैं और सारे घटकों को अलग करने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं घटकों के रूप में हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल, अलग अलग ताप पर। प्रभाजी आसन अलग अलग ताप पर हमें पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, मिट्टी का तेल मिलेगा, और कुछ ऐसे पदार्थ मिलेंगे जो द्रवित नहीं होंगे ठंडा करने पर, उन्हें हम बोलते हैं गैस। तो उस गैस को हम बोलेंगे पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जो पेट्रोलियम से जो गैस मिलती है उसे हम पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और उसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में अपने घरों में प्रयोग करते हैं। LPG कहते हैं, सिलेंडर के रूप में हमें आती है ये। और इसका मुख्य घटक जो होता है वो ब्यूटेन है। ब्यूटेन LPG का मुख्य घटक है, ठीक है। ये घटक याद रखें, मुख्य घटक क्या है। जो हमारे घरों में जो गैस आती है ये एक बहुत अच्छा ईंधन है, साफ सुथरा ईंधन है, अच्छी ऊष्मा देता है। इसे हम काफ़ी हद तक आदर्श ईंधन कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, इसीलिए थोड़ी सी ये खतरनाक है। ये जब रिसने लग जाती है तो थोड़ी सी आग पाकर ही सारे में फैल जाती है और सिलेंडर फट भी जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। तो आपने देखा होगा कि ये गैस जब रिसती है तो इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो ये जो ब्यूटेन है ये बदबूदार गैस नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बदबूदार पदार्थ मिलाया जाता है। उस बदबूदार पदार्थ को क्या कहते हैं, याद रखना है, उसे कहते हैं एथिल मर्कैप्टन। एथिल मर्कैप्टन नाम का एक बदबूदार पदार्थ इसके अंदर मिला, गैस मिलाई जाती है, ताकि इसका रिसाव हमें पता लग जाए। तो ये LPG के बारे में 2-3 बातें याद रखेंगे। LPG एक बहुत साफ सुथरा ईंधन है, उसका मुख्य घटक ब्यूटेन है, और इसमें जो बदबूदार पदार्थ मिलाया जाता है वो एथिल मर्कैप्टन है, ठीक है। ये बात है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। कि जो जब हम खुदाई करके पेट्रोलियम निकालते हैं तो काला तेल तो निकलता है, उसके साथ ही गैस भी वहाँ से निकलती है। उस गैस को हम प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल गैस कहते हैं। और जब हम इसको द्रवित कर देंगे, कंप्रेस, दाब बढ़ाने का मतलब कंप्रेस करना, जब इसको कंप्रेस करेंगे, जब इसको दबाएंगे तो इसका नाम बन जाता है CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस से संपीड़ित कर दिया जाता है, दबाव डालकर से द्रवित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मेनली होता है वो मीथेन होता है, 95% मीथेन, इसका मुख्य घटक मीथेन, और इसमें कुछ मात्रा में एथेन और प्रोपेन जैसी गैसें भी होती है। और ये बहुत अच्छा ईंधन है, ये भी। इससे गाड़ियाँ चलती हैं, आप जानते हैं LPG से, CNG से। CNG सिलेंडर होते हैं गाड़ियों के पीछे, ये भी बहुत अच्छा ईंधन है। तो ये जितने भी मैंने आपको ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और LPG ये बताया है, ये सब लगभग जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्रदूषण, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है, इनमें कार्बन होता है। जब कार्बन का दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे मान लीजिए मीथेन ही है, मीथेन मतलब CH2, जब इसका दहन होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा H2O, और ऊष्मा हमें मिलेगी, ठीक है। तो इससे भी देखो, आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य कार्बनिक यौगिक होंगे जो इनके अंदर पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक, ये सब कार्बनिक यौगिक है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, सब कार्बनिक। तो जब इनका दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वातावरण को प्रदूषित करेगी।
इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, अगर आपको याद हो। ग्रीन हाउस गैस, ये गैस जब वायुमंडल में ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य का प्रकाश है, वो पृथ्वी पर जब आएगा तो ये उसको वापस नहीं जाने देंगी, जिससे हमारा वातावरण गर्म होने लगेगा। और जब वातावरण गर्म होगा तो जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी, और जब बर्फ़ पिघलने लगेगी तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ने लगेगा। और जब समुद्र में पानी का स्तर बढ़ेगा तो छोटे छोटे जो टापू हैं वो सब पानी से ढक जाएंगे। कुछ देश ऐसे हैं जो पानी से बिल्कुल ढक जाएंगे, और बहुत सारा पृथ्वी का भाग पानी से ढक जाएगा। तो इसलिए उन देशों को बर्बाद होने से अगर बचाना है तो इस प्रकार के ईंधनों का कम से कम प्रयोग करना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये एक पढ़े लिखे बच्चे के लिए ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जीवन में इन सबको अच्छे से प्रयोग कर सके और जान सके कि मुझे कैसे इसको प्रयोग करना है। इसके बाद आता है, ये तो ऊर्जा के स्रोत है ही, जीवाश्म ईंधन। विद्युत संयंत्र जो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का हमारा हम लोगों के पास में व्यवहारिक रूप से, वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इसे बिजली हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं। इसका उत्पादन कैसे होता है? इसका उत्पादन या तो तापीय विद्युत संयंत्र में किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो वहाँ पर क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है, और कोयले को जलाया जाता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है। और आप जानते हैं जो गैस होती है, यानी भाप में गैस अवस्था है, वो तेज़ी से भागती है। जब वो तेज़ी से भागेगी तो डायनमो यानी जो मोटर होती है, मोटर में वाइंडिंग है, उससे टरबाइन को घुमाया जाता है, पंखे घुमाए जाते हैं। जब ये पंखा घूमेगा तो मोटर के अंदर जो कॉइल है, जो कुंडली है, वो भी घूमेगी। और जब कुंडली घूमेगी, फिजिक्स के एक पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब कुंडली घूमती है चालक तारों की तो उससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार उस भाप से इस डायनमो कहते हैं इसको हम, डायनमो की जब ये इसके पंखुड़ियों को घुमाया जाएगा, ठीक है, तो कॉइल घूमेगी इसके अंदर, यानी कुंडली घूमेगी और उससे विद्युत धारा उत्पन्न होगी। कुछ डायनमो साइकिल में भी लगे रहते हैं, आपने देखा होगा कुछ साइकिलों में लाइट होती है आगे, और उनमें पहिए के पास एक डायनमो लगा रहता है, वो पहिया डायनमो को घुमाता है। तो सिर्फ डायनमो के कॉइल को हमें घुमाना है। अब वो चाहे आप भाप से घुमा लो या जल पानी से। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, डैम, आपने सुना होगा डैम यानी बांध। बांध में पानी इकट्ठा कर दिया जाता है, बारिश का, नदियों का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। उस पानी को ऊंचाई से गिराते हैं, ऊंचाई से गिराते हैं तो डायनमो लगे रहते हैं। डायनमो की जो पंखड़ियाँ होती हैं उस पानी से घूमती है, और पानी से जब वो घूमेंगी तो विद्युत उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार हम ताप के द्वारा या जल के द्वारा विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये दो मुख्य तरीके हैं। एक और तरीका है जिसका प्रयोग अब बढ़ता जा रहा है, वो मैं आपको इस पाठ में पढ़ाऊंगा, वो है परमाणु शक्ति के द्वारा, ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं कि हम अपने परंपरागत स्रोतों को कैसे सुधारें। आप लोग जानते हैं कि जो पशुओं का जो वेस्टेज होता है, जैसे गोबर है या पेड़ों का जो वेस्टेज है, पत्तियां हैं, लकड़ी है, इनको हम जलाते हैं सीधे सीधे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो हमने क्या किया कि हमने इसमें सुधार करने की कोशिश की ताकि हमें प्रदूषण ज़्यादा ना हो और ऊष्मा हमें ज़्यादा मात्रा में मिले। तो इसके लिए बहुत एक कॉमन चलाया है गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, गोबर गैस प्लांट में जो ये जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं, गोबर है, पेड़ों की पत्तियां हैं, इन्हें हम पानी में घोलकर, ये गोबर गैस प्लांट का एक चित्र मैंने बनाने का प्रयास किया है, इस प्रकार का होता है। हम यहाँ से पानी में घोलकर गोबर आदि को भर देते हैं, फिर ये नीचे जाता है, नीचे जाता है तो यहाँ पे सड़ता है। जब सड़ेगा तो गैस बनेगी और वो गैस यहाँ पर इकट्ठी होती रहेगी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी गैस, ठीक है। इस गैस को हम निकाल लेंगे। तो गैस को जब जलाएंगे वो गैस कौन सी होगी, वो गैस होगी आपकी
ये प्राकृतिक गैस की जैसी होगी। तो गैस आपकी जो है बनेगी वो प्राकृतिक गैस के समान होगी, उसमें मीथेन अधिक मात्रा में होगा। और मैंने बताया प्राकृतिक गैस सीएनजी एक साफ सुथरा ईंधन जिन गाड़ियों में जलता है धुआं नहीं देता। अब ये गैस हमारे काम आ जाती है। इस गैस से भी हम विद्युत बना सकते हैं या फिर इसे ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये अवशेष बचता है इसे हम ऊपर से यहाँ निकाल सकते हैं। इस अवशेष का प्रयोग एक अच्छे खाद के रूप में किया जा सकता है। तो गोबर गैस प्लांट एक बहुत ही अच्छा एक संयंत्र है, एक अच्छा ऑल्टरनेट है जिससे हम ऐसा ईंधन बना सकते हैं जो कम प्रदूषण उत्पन्न करे। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जितने भी ये सब कार्बनिक यौगिक हैं इनको जब हम जलाते हैं जीवाश्म ईंधन तो प्रदूषण उत्पन्न होता है। बस इससे प्रदूषण कम उत्पन्न होता है। इसमें भी तब होगा जब हम ताप उत्पन्न करने के लिए कोयले को जलाएंगे। तो ये प्रदूषण रहित है और ये भी लगभग प्रदूषण रहित है। और इसमें फायदा भी है कि आपको एक खाद भी यहाँ से आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ जो ईंधन है, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, मैंने उनको आपके सामने उनकी व्याख्या की है। अगर इनमें कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कक्षा में जब मैं लाइव रहता हूँ मुझसे आप बोलकर या लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। जैसे जैसे मैं छोटे छोटे तरीके से इन्हें लिख लेता हूँ वैसे ही आप भी इनको कॉपी में लिख लिया करो और बस 2 या 3 बार मेरा वीडियो देख लिया करो। 2 बार में ही आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। फिर एक अगले संडे में बैठकर 2-3 वीडियो देख लिया करो। हाँ, संडे टू संडे सिर्फ आपने क्लिक करना है और सामने बैठना है और वीडियो देखनी है। जितनी ज़्यादा वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा याद होता चला जाएगा। आपको याद करने में समस्या आती है, लेकिन जब हम ज़्यादा बार वीडियो को देखेंगे तो हमें उतना ही ज़्यादा याद होता चला जाएगा। मेरा कहना मानेंगे और इनको बार बार वीडियोस को देखेंगे। और कोई भी प्रश्न पूछना है मुझसे कक्षा में प्रश्न पूछकर अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका नोट्स बना लीजिए। मैं सामने से हट जाता हूँ और इनको अच्छे से कॉपी में लिखकर याद करना है।